यूं पड़ी जम्मू यानी जम्मू की बुनियाद। राजा जम्मू लोचन के भाई बाहू लोचन ने भी अपने भाई की राह पर चलते हुए मेरे दूसरे तट पर एक और नगर और कोट की नींव रखी और इस तरह यहाँ एक गढ़ की तामीर शुरू हुई, इस बाहू लोचन के किले की। धीरे धीरे जम्मू का नाम और इसके प्यार का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। वैसे इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के दिनों से ही ये इलाका बसा हुआ था, जिसके निशान आज भी मांडा और अखनूर में मौजूद हैं। धीरे धीरे यहाँ सनातन धर्म की निशानदेही करने वाले शैव, वैष्णव और शक्ति मतों के मंदिर मठ भी इस स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने लगे। इसी तरह लगभग गौतम बुद्ध के समय से ही यहाँ बौद्ध मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि मध्य जनपद और अम्बरन यानी अखनूर में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और राणा वंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन चैन शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारवां और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शोहरत को चारों दिशाओं में फैलाने लगे। इतिहास बताता है कि धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगर कोटों को बसाया और उनको भारतीय नगर शैली वास्तुकला में निर्मित मंदिरों, महलों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा अवतार देव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना लिया और फिर राजा ध्रुवदेव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामवान राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मजारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा। पर सब में बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बाबे वाली माता महाकाली का। लोक विश्वास के अनुसार जिनकी प्रतिमा को 8वीं सदी में पावन अयोध्या से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। साथ ही महान महात्म्य रहा है पास ही कटरा में त्रिकूट पर बसी माता श्री वैष्णो देवी का। मुगलों ने जब सारे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया तो भी जम्मू को डोगरों के संरक्षण में ही रहने दिया गया। मध्य 8वीं सदी में राजा रणजीत देव के वक्त में जम्मू की डोगरा रियासत फलने फूलने लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंडी के महलों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की 22 रियासतों को जोड़कर एक मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा।
और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मुगलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे, तो वहीं हजारों कारीगर, दस्तकार, कलाकार भी, जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया। पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हरि सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कैमूरिया राजपूत सिपह सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। 1822 गुलाब सिंह के जम्मू के राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सुन सिमली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबाए पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था, पर यह सूरत लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक नस्ली घोड़ा, 3 सोने के तार से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़ें और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उन्हीं के जमाने में इस किले यानी किलाए बाहू को फिर से नई तरह से बनाया और सजाया गया। अब जम्मू में भी नए महल, नए बाग, नई इमारतें तामीर की जाने लगी। रणवीर सिंह ने धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया और साथ ही पुरमंडल व उत्तर वाहिनी में मंदिर श्रृंखलाओं का भी निर्माण करवाया एवं इनके साथ मां गंगा की बड़ी बहन मानी जाने वाली नदी देवक के तट पर संस्कृत पाठशाला स्थापित की।
इस प्रदेश के डोगरों, पीर पंजाल से शिवालिक तक विचरण करते गुज्जर बकरवालों, तमाम दस्तकारों, अनेकों पंडितों और विद्वानों, गायकों, लोक नाटक के साधकों तथा मिनिएचर पेंटिंग करने वाले चित्रकारों के चलते जम्मू एक मजबूत और अलग बहुसंस्कृति एवं संस्कारों का गढ़ बन गया, जहां कहीं गद्दियों, गुज्जरों की बांसुरी की धुनें, तो कहीं जोगियों की कारकों और बाएं, तो कहीं कुंड, तो कहीं फुम्मनी, कहीं औरतों का जागरण और कहीं हिरण और भक्ता जैसे कहानी कहते रंग नाट्य रूप मिलने लगे। मगर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इतिहास के भी पहले की हैं, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। महाभारत के समय मेरे किनारे पांडवों की सेना ने डेरा डाला, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा उनका घोड़ा इधर ही चला आया और फिर जिसे पांडवों ने छोड़ा है। मैं नहीं जानता किसी पांडव, मैं बस इतना जानता हूँ कि एक घोड़ा मेरी माँ के खेत में घुस आया। क्या तूने भीम का नाम नहीं सुना? क्या तुझे धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं पता? धनुर्धर अर्जुन कर देंगे तेरा काम तमाम। इन सब का नाम लेके मुझे डराए हो या अपना डर दूर कर रहे हो? मैं इन सब में से किसी को नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस घोड़े ने मेरी माँ गुलामी की मेहनत को नष्ट किया है, जिसकी सजा मैं इस पागल घोड़े को अवश्य दूंगा। अभद्र लड़के, तू क्या सजा देगा? हम अभी तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर तूने इस अश्व को न छोड़ा तो। आक्रमण! मेरी माँ ही मेरी परम पूज्य गुरु है, जिनसे मैंने सारी धनुर्विद्या सीखी। ज्ञान केवल पुरुषों की बकौती नहीं हो। कितना भाई? 6। घोड़ा चाहिए तो युद्ध करना होगा। तो फिर सिखा लो अपना अस्त्र। बेटा, ये तुमने क्या किया? ये तुम्हारे पिता
मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसका एकमात्र उपाय है, पाताल लोक जाकर नागमणि लाकर इन्हें जीवित किया जाए। बब्रुवाहन के तेज बाणों ने धरती को ऐसे छेदा कि तीर मानसर से जमीन में घुसा और सुरईसर में निकला। और इस तरह बनी मानसर की अतः झील और सुरंगसर यानी सुरईसर झील।